शुरुआत से आखिरी तक की पूरी बातें सुन लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर बनाना क्या है, तो ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां शुरुआत करूंगा मैं उसकी बेसिक फॉर्मेट की, और इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर बेसिकली टैक्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स है उसका अकाउंट आपको जरूर बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मशीनरी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन की बात लिखी हुई है, तो आपको क्या इसका अकाउंट बनाने की जरूरत है, तो बिना अकाउंट बनाए भी आप काम चला सकते हो। और आमतौर पर जब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आप बना रहे हो तो कोशिश करो कि मशीनरी अकाउंट फिर ना ही बनाओ, बिना अकाउंट बनाए कंक्लूजन निकालो तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। तो बिना अकाउंट बनाए ही हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर थोड़ी ज्यादा बातें दी हुई है कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट 40 में बेची, और गेन ऑन अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा बातें इन्होंने बोली हुई है। तो इसका आप चाहो तो अकाउंट जरूर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो ये डिबेंचर से रिलेटेड बात हो गई। तो इसी के साथ में आओ जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जहां पर ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना ही है। तो सबसे पहले उसी से ही बातों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट अपने वर्किंग नोट के अंदर बनाना है। फॉर्मेट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रोविजन जो कि एक लायबिलिटी होता है, तो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। जब कहीं भी प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट की बात करें तो उसमें दो ही नई ट्रांजैक्शन आती हैं, दो के अलावा कोई तीसरी ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी। और वो दो ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि होती है प्रोविजन बनाने की ट्रांजैक्शन, और डेबिट साइड में टू बैंक की अमाउंट, जो कि होती है आपकी बेसिकली टैक्स पेमेंट की ट्रांजैक्शन। बारी बारी से जरा फिगर भरना शुरू कर देते हैं, जहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना दिया हुआ है? 28,000। तो ओपनिंग बैलेंस की जगह पर ऑब्वियसली 28,000, और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना अपना? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस की जगह। ऑब्वियसली बात है कि ये जो दो ट्रांजेक्शन हमने लिखी हुई है, दोनों में से एक आपको क्वेश्चन देगा, दूसरी हम लोग बैलेंस फिगर से निकालते हैं। तो लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड। जब हमने नॉर्मली कैश फ्लो पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि जब कहीं भी ये प्रोवाइडेड वर्ड लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? प्रोविजन का बनाना या टैक्स की पेमेंट करना? आओ बताएं। हाँ भैया, जब कहीं भी टैक्स प्रोवाइडेड वर्ड हो तो इसका क्या मतलब हम निकालते हैं? टैक्स की पेमेंट करना यानी डेबिट वाली एंट्री, या प्रोविजन बनाना ये वाली एंट्री? है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स पेड तो आप सिर्फ तभी मतलब निकालोगे जब टैक्स पेड लिखा हो, अदरवाइज प्रोविजन बनाना ही आप निकालोगे वर्ड। टैक्स प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब होगा आपका प्रोविजन का बनाया जाना। तो 17,000 का प्रोविजन बनाया आप लोगों ने, तो यहां आप लोग लिखोगे। एंड देन ऑब्वियस ही बात है कि देन बैलेंस फिगर के तौर पर आप लोग ये निकालने वाले हो। बताओ जी बताओ, क्या निकलेगी हमारी बैलेंस फिगर? इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 45,000, और 45 में से 30 माइनस करके मेरा 15,000 रुपए की टैक्स की पेमेंट आएगी। और हम अच्छे से जानते हैं कि इन चीजों का ट्रीटमेंट कहां कहां होना है। ये जो प्रोविजन का बनाया जाना है, इसको तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में जरूर ऐड करूंगा, जो हम सबसे शुरुआत में करते हैं। इसके अलावा ये तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे आखिरी में जहां हम टैक्स पेड माइनस करते हैं, तो वहां पर हम माइनस करके चलेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की मदद से तो हमने बेसिकली सिर्फ ये दोनों अमाउंट पता किए हैं, अदरवाइज पूरी कैश फ्लो के अंदर अब हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का ट्रीटमेंट कहीं नहीं करने वाले। तो इसी के साथ में आओ जरा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। आओ करें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां शुरुआत रहेगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और हम लोग अच्छे से जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो सबसे पहले ए पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहां कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर बिगिनिंग करते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसकी कैलकुलेशन आमतौर पर हम लोग अपने वर्किंग नोट के अंदर ही निकालते हैं, और जिसके अंदर कंसीडर किन किन बातों को करते हैं? 3 बातों को करते हैं। TRD, टैक्स रिजर्व डिविडेंड, 3 बातों को कंसीडर करते हैं। तो आओ जरा इसका छोटू सा वर्किंग नोट बनाना शुरू कर देते हैं यहीं पर ही। तो सबसे पहले शुरुआत करोगे आप कहां से? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कहां से निकालते हैं हम? अपने सरप्लस की मदद से निकालते हैं, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। जो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? यस गिवन है। कहां गिवन है? तो ये रहा हमारा सरप्लस का बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है हमारा कितना? 80। ओपनिंग है कितना? 60। यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया? 20,000 रुपए का। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ हमारा 20,000 रुपए। देन हमें बातें करनी है TRD, टैक्स रिजर्व डिविडेंड, जिसमें से टैक्स की बातें तो ये कर ली थी हम लोगों ने कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये ऐड होगा। तो आओ कर देते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना? जितना इन्होंने दिया हुआ है 17,000 रुपए का, तो कर दिया हमने ऐड। देन उसके बाद में TRD, टैक्स के बाद रिजर्व। तो रिजर्व कहां ढूंढेंगे? ऑब्वियसली वही अपने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, वो जो जनरल रिजर्व नजर आ रहा है इसको हमें कंसीडर करके चलना है। जहां ओपनिंग बैलेंस कितना है?
4,30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। और जनरल रिजर्व के केस में तो आपने ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पैसा ट्रांसफर किया है सिर्फ वही पैसा आपको यहां पर कंसिडर कर लेना होता है। कितना पैसा आपने ट्रांसफर किया? 4,30,000 से बैलेंस बढ़कर 5 लाख हो रहा है, तो कितना बैलेंस ट्रांसफर किया? 70,000 रुपए का, तो वही आपको ऐड करना है। क्या इस रिजर्व के अंदर आपको वो कैपिटल रिजर्व की भी कुछ बातें करनी है? तो जवाब है ना। वो कैपिटल रिजर्व का जो भी लेना देना है बाद में बात करेंगे हम, बाकी उसका लेना देना तो इस चीज से है, तो करेंगे हम उसके बारे में बाद में बात, फिलहाल तो नहीं। देन टैक्स रिजर्व डिविडेंड, डी फॉर डिविडेंड। तो डिविडेंड की बातें कहां होती हैं? आमतौर पे एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो क्वेश्चन में कोई डिविडेंड नहीं है। तो इसी के साथ में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यही हमारा निकल के आ जाएगा, जो कितना होगा हमारा 107, 1,07,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे जो शुरुआती वर्ड होगा वो हमारा यही रहेगा, 1,07,000। देन इसके बाद क्या क्या करते थे हम? डेप्रिसिएशन ऐड करते थे। डेप्रिसिएशन तो इस बार क्वेश्चन में सीधा सीधा खुद ही दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो की है हमारा 1,20,000 रुपए का है, तो सीधा सीधा 1,20,000 रुपए कंसिडर कर लेंगे हम। ठीक है जी, 1,20,000। देन उसके बाद में एक बार आपको चेक तो जरूर करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में अमोर्टाइजेशन है या नहीं। अमोर्टाइजेशन जो लगता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, तो इंटेंजिबल एसेट यहां एसेट्स के अंदर ये रहे हमारे, कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ठीक है, नहीं दिया हुआ, टेंजिबल दिया हुआ, इंटेंजिबल नहीं है, तो नहीं है अमोर्टाइजेशन। देन अगली बात आपको क्या चेक करनी चाहिए? इंटरेस्ट की चेक करनी चाहिए। इंटरेस्ट भी एड बैक किया जाता है, तो क्या इंटरेस्ट की कोई बातें हैं? तो क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये दिया हुआ अपना 10% डिबेंचर। अब ये 10%, ये परसेंट कहां लगाऊंगा मैं? ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? तो जहां हमारा कंक्लूजन ये था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो लगाएंगे ओपनिंग पे। लेकिन क्या यहां मेंशन है? हाँ, यहां मेंशन है। क्वेश्चन में आखिरी में ये डेट दी हुई है 31 मार्च 2023। ये कौन सी डेट है? ये क्लोजिंग की डेट है। हमने ये इस तरीके से कंक्लूजन बनाया हुआ था कि कभी भी अगर क्लोजिंग की डेट देंगे तो ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे, और अगर ओपनिंग की डेट देंगे तो क्लोजिंग पे कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल तो ये क्लोजिंग की डेट दी हुई है 31 मार्च 2023, क्लोजिंग की डेट दी हुई है, तो इसका मतलब है हम ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे। जो डेट दी होगी उसके अपोजिट कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बातें हैं। तो डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस जो कि है 1,00,000 रुपए, तो उसी का 10% जो कि बन जाएगा 10,000 रुपए, उतना कंसिडर करके चल लेंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000 रुपए हो गया जी हमारा। देन इसके बाद हम जानते हैं कि अगर कोई मशीन वगैरह या कोई भी नॉन करंट एसेट अगर बेचा है, उस पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको ऐड करते हैं, फायदा हुआ है तो माइनस करेंगे। यहां इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई मशीन तो बस डेप्रिसिएशन ले लगा था, कोई बेची नहीं है, तो मशीन की तो बात खत्म। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जहां उन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट 40 में बेची, 30,000 की इन्वेस्टमेंट 40 में बेची, और उसका जो गेन है, क्या गेन है? हाँ, गेन है, लेकिन क्या उसे माइनस करेंगे? हाँ, मेरी भाषा से लग गया कि नहीं करेंगे, और बेशक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर 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 इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज ना लिखी होती कि गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, तो हम जरूर माइनस करते। माइनस आमतौर पर करते क्यों हैं हम लोग? तो क्योंकि हम लोग यहां पर कैश फ्लो बनाते वक्त जो जो चीजें आपके प्रॉफिट को गिराती हैं उन चीजों को ऐड बैक कर देते हैं हम। जैसे डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट को गिराता है, एक खर्चा है आपके प्रॉफिट को गिराता है, तो हम ऐड बैक कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को गिराता है, तो हम ऐड बैक कर देते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई गेन होता है जो आपके प्रॉफिट को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए हम लेस कर देते हैं आमतौर पर। लेकिन यहां पर क्या वो गेन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया? नहीं। तो जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, वो तो कहां गया? वो तो हमारे कैपिटल रिजर्व में गया। तो जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया ही नहीं, उसने प्रॉफिट को बढ़ाया ही नहीं, तो आपको माइनस करने की क्या जरूरत है? तो अगर वो कैपिटल रिजर्व की बात ना लिखी होती तो बेशक हम लोग जरूर माइनस करते, बट फिलहाल तो नहीं करेंगे। तो बताओ जी, क्या बात समझ में आ गई है सभी को कि कैपिटल रिजर्व का ओवरऑल करना क्या है इस क्वेश्चन में? कैपिटल रिजर्व का कुछ भी नहीं करना आपको। क्या उस कैपिटल रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट करना है आपको? तो नहीं करना कोई भी ट्रीटमेंट, क्योंकि वो जो 10,000 का बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है वो इसी प्रॉफिट की वजह से हो रहा है, और ये एक नॉन कैश आइटम ही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ओवरऑल पूरी सीएफएस में कुछ भी नहीं करना। इस चीज की रिलेवेंस क्या थी? तो सिर्फ इतनी ही कि माना इन्वेस्टमेंट की सेल पर प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट को आप बिल्कुल भी यहां माइनस नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा अपना अलग ही चला गया, अलग दुनिया में, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो इसी के साथ में बस इतने ही पॉइंट रहेंगे हमारे। कर देते हैं, क्या आया हमारा 1,30,000, ऐड कर देते हैं, कितना आया 2,37,000। और ये क्या है? ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जहां हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? CACL की एडजस्टमेंट करते हैं।
जिसके लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि करंट एसेट चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और करंट लायबिलिटी चलती है नॉर्मली डायरेक्शन के अंदर। जहां सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं, करंट एसेट कहां है मेरे, करंट एसेट ये रहे। इन्वेंट्री को तो लूंगा, ट्रेड रिसीवेबल को लूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तो नहीं लूंगा। तो सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बैलेंस 4,13,000 से बढ़कर 6,20,000 हो रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। कितना माइनस, कितना आएगा डिफरेंस, हाँ 2,7, ठीक है जी, ओके। तो डन 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 डन, माइनस करेंगे हम इंक्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्री और 2,07,000, ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद, देन इसके बाद हाँ भैया ट्रेड रिसीवेबल, जहां ये 4,94,000 से गिर कर 3,20,000 हो रहे हैं, तो कितने से गिर रहे हैं, हम्म, हाँ 174, 1,74,000 सही बात है। तो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं तो ऐड किया जाएगा, तो डिक्रीज, डिक्रीज इन अ ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन अ ट्रेड रिसीवेबल 1,74,000, 1,74,000 तो ऐड किया जाएगा, कर दिया जी ऐड हम लोगों ने। देन इसके बाद, देन इसके बाद इनकी तो बात हो गई। करंट लायबिलिटी पे चल पड़ते हैं। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो नहीं लेनी है मुझे, क्यों, क्योंकि वो तो प्रोविजन फॉर टैक्स था, उसका तो सोच लिया जो करना था। ट्रेड पेबल इसको कंसिडर करूंगा मैं, क्या हो रहा है 12 से 30 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं तो ऐड होगा कितना, 18,000 रुपए, तो डन ठीक है। ट्रेड पेबल वो कहां दिया हुआ इन्होंने, ट्रेड पेबल का नोट नंबर, अच्छा ये नोट नंबर यहां लिखना चाहिए था इन्हें ऐसे करके, ट्रेड पेबल का तो है ही नहीं ना नोट, खैर। तो 18,000, ठीक है जी। तो बढ़ रहा है बैलेंस तो इंक्रीज ही करेंगे, करंट लायबिलिटी का तो बैलेंस बढ़ता है तो ऐड ही करते हैं हम, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 ऐड कर देंगे। और फाइनली यहां बताइए जी, बताइए कितना आएगा, 74 और 18 ये मिला के कितना हो जाएगा, 35, इन दोनों को जोड़ के तो हमारा आ जाएगा 1,92,000, और 1,92,000 कौन जीतेगा, ओबियसली नेगेटिव, कितने से जीतेगा, हाँ 15,000 होगा, और क्या होगा, नेगेटिव का होगा, तो नेगेटिव का 15,000, ठीक है जी। फाइनली हमारा अब क्या जवाब निकल के आएगा, 15,000 गिरा दें तो 2,00,000, 2,17,000, 17 कहां से, 2,22,000, अब वो ही 22, 20, 17, 20 अब एक बराबर है, 19, 20 का बराबर, खैर। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और हम लोग जानते हैं बस अब तो एक कदम चलना है हम लोगों को, क्या, टैक्स पेड माइनस करना है, और जहां टैक्स पेड हमें सीधा सीधा हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से मिल जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में ये जो 15,000 रुपए निकाला था यही तो अपने माइनस करना है, तो कर दे माइनस, कितना आया, कितना आया, 2,07,000, खैर चलो जी। तो इसी के साथ में ये तो हो गया, देन उसके बाद में पार्ट बी की बात करेंगे, जहां करते हैं हम लोग कैलकुलेट अपना कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिनके लिए तो हमें सिंपली सिर्फ और सिर्फ अपने नॉन करंट एसेट्स को ही ध्यान से देखना होता है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है, बट हम इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, बस सीधा ऐसे ही कंक्लूजन निकाल लेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के। तो कैसे निकालेंगे जरा आराम से देख लेते हैं। जहां प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4,90,000 रुपए का, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4,90,000 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर कितने का डेप्रिसिएशन लगा, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हमें बताया हुआ है 1,20,000 का, डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी क्या हुई होगी, कीमत में गिरावट आ गई होगी। तो 4,90,000 में से डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर लेंगे कितना, 1,20,000 रुपए का, तो उसकी नेट वैल्यूएशन कितनी आएगी, बताओ जी बताओ, 4,90,000 में से 1,20,000 माइनस करके, हाँ 3,70,000, तो उसकी वैल्यू बची होगी 3,70,000, जबकि क्लोजिंग में कितनी वैल्यू है, क्लोजिंग में, क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग में तो वैल्यू गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की कितनी, 7,75,000, तो इतना वैल्यू बढ़ कैसे की, क्योंकि हमने परचेज की होगी। तो बेसिकली ये जो 7,75,000 है, इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, 3,70,000 से। जो मेन बात आपकी है वो क्या, कि जैसे कई बार हम सीधा सीधा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को ही आपस में कंपेयर करने बैठ जाते हैं, तो फिलहाल के लिए आपको सीधा सीधा इन दोनों बैलेंसेस को कंपेयर नहीं करना, बल्कि ओपनिंग बैलेंस में से पहले थोड़ा सा डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, और माइनस करने के बाद जो आएगी फिगर उसको क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करो, और तब जाके आप परचेज का कंक्लूजन निकालो। कितना आएगा ये हमारा, हाँ 4,05,000। तो डन, परचेज ऑफ अ मशीन हमारा कंक्लूजन निकला, क्यों, क्योंकि हमारी मशीन का बैलेंस बढ़ रहा है, तो परचेज, और अगर गिर रहा होता तो ऑब्वियसली मैं सेल मान लेता उस चीज को। तो परचेज ऑफ अ मशीन 4,05,000, बताओ जी पॉजिटिव आइटम लूंगा या नेगेटिव आइटम, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि परचेज करने से तो पैसा जाता है, तो नेगेटिव आइटम के तौर पर लूंगा। देन उसके बाद में
ऑब्वियसली मेरे नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक तो यही था, नोट नंबर 4 था, नोट नंबर 4 की बातें हो चुकी हैं। देन उसके बाद में ये था अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जहां नॉन अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मशीन का ही डेटा दिया हुआ है, मशीन की ही एडजस्टमेंट दी हुई है, तो जरूर बनाएं अकाउंट। लेकिन यहां हमने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट अकाउंट बना लिया है, तो बस उसका तो बना लिया ना। अब और चीजों का आप बनाओ या ना बनाओ, उसके मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बिना अकाउंट बनाए ही चला लो काम, ठीक है जी। खैर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, जरा यहां पर भी ध्यान दें थोड़ा सा। है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जहां इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 90,000 रुपए। क्या सीधा सीधा इनको कंपेयर कर लेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट ये कुछ दी हुई थी। क्या थी हमारी एडजस्टमेंट? कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट 40,000 में बेची, जिससे हमें सबसे पहले पहला फैक्ट क्लियर हो जाता है कि सेल तो जरूर हुई है। सेल तो जरूर हुई है, कितने की हुई है? 40,000 की हुई है। तो सीधा सीधा यहां पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो पक्की बात है कि आएगा ही आएगा। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, क्या 40,000 रुपए, और ऑब्वियसली पॉजिटिव आइटम के तौर पर आएगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर तो मैं बात कर रहा हूं बिना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाए भी क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000 रुपए का है। ड्यूरिंग द ईयर कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी? मैं नहीं पूछ रहा कितने में बेच दी, मैं पूछ रहा हूं कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 30,000 की कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितने में बेच दी ये नहीं पूछ रहा मैं। तो बेसिकली कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी? 30,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी हमने। एज अ रिजल्ट हमारे पास कितने की इन्वेस्टमेंट बची? 20,000 की। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो कितना है इन्वेस्टमेंट्स का? 90,000 रुपए का। तो ये 20 से 90 कैसे हो गया? खरीदी ही होगी। तो यानी कुछ हद तक जो काम आपने यहां मशीन के केस में किया था ना, कि पहले ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर बचे हुए बैलेंस को क्लोजिंग से कंपेयर किया, तो वही काम हमने इन्वेस्टमेंट पे भी कर दिया। कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ओपनिंग में से जितनी 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 सेल कर दी। लेकिन सेल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि बेसिकली कॉस्ट को ही यहां से माइनस करना है, सेल वैल्यू को नहीं, कॉस्ट को ही माइनस करना है। कॉस्ट को माइनस करके 20,000 की इन्वेस्टमेंट बची, ये 90 कैसे हो गई? क्योंकि 70,000 की खरीदी होगी हमने। और ऊपर से यहां सेल लेना ना भूलें, तो सेल तो हम ले ही चुके थे, परचेज अब ले लेते हैं। और परचेज कितनी हो जाएगी? 70,000 की। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, और ऑब्वियसली ये मेरा नेगेटिव आइटम के तौर पर ही रहेगा। तो बताओ जी, फाइनल आंसर क्या आएगा इन तीनों का? यहां पर जगह नहीं है, तो अब मैं यहां पर फाइनल आंसर यहां लिख दूंगा। क्या 35 मतलब 4,35,000 ना? क्या? हाँ बताओ जी, कोई बात पूछनी है? तुम तो एक दूसरे को बता ही रहे थे पूरे टाइम, है ना? हम्म, पूछना है? पूछ लो। सबसे पहले हमने 30 की इन्वेस्टमेंट 40 में बेची, तो 40,000 आया पैसा, सेल की है, तो यहां पर 40,000 लेंगे, पहली बात क्लियर। देन उसके बाद में दूसरी चीज बेसिकली क्या है कि हमारी साल की शुरुआत में कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 50,000 की। पहली बात, हम डायरेक्ट कंपेयर तो नहीं करेंगे इनको, क्योंकि ट्रांजैक्शन इज अ गिवन। तो क्या करेंगे? ओपनिंग वैल्यू 50,000 है, ड्यूरिंग द ईयर कितने की बेच दी। अब जैसे डेप्रिसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो बेचने की वजह से भी तो एसेट चला जाता है, कम हो जाता है। तो कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी? 30,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो 30,000 माइनस कर दिया हमने, बची हुई वैल्यू कितनी हुई? 20,000। उस 20,000 को कंपेयर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से। जैसे यहां पर भी बची हुई कीमत को ही हमने क्लोजिंग बैलेंस के साथ में कंपेयर किया, तो यहां पर बेसिकली बची हुई वैल्यू को ही क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करेंगे। फोटो शेयर कर दूंगा। देन इसके बाद में, हाँ भैया श्योर ना मचाएं, चुप हो जाएं। देन इसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां हम लोग जानते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं। शेयर कैपिटल को कंसीडर करते हैं, और एनसीएल को कंसीडर करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी को। जहां शेयर कैपिटल के बैलेंसेस के क्या हिसाब किताब हैं? जहां ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का 8 लाख रुपए है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 10 लाख रुपए है। तो बैलेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स किया होगा। तो हमने क्या किया होगा? इश्यू ऑफ शेयर्स किया होगा। कितने का किया होगा? 2 लाख रुपए का किया होगा, तो 2 लाख रुपए। देन इसके बाद हम लोग जानते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस तो बिल्कुल नहीं लेते, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेते हैं। जहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमारा नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 दिया हुआ था डिबेंचर का, जहां 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हो रहे हैं। तो क्या किया है हमने? हाँ, डिबेंचर का बैलेंस 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो रहे हैं, तो डिबेंचर इश्यू किए हैं या रिडीम किए हैं? तो रिडीम का मतलब तो होता है बेसिकली डिबेंचर की वैल्यू का कम हो जाना, हमने पैसा पे करके डिबेंचर की लायबिलिटी खत्म कर दी होगी।
लेकिन डिबेंचर इश्यू किए होंगे 1 लाख से बैलेंस बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो रहा है, तो फ्रेश डिबेंचर इश्यू किए होंगे जिससे पैसा आया होगा। तो बेसिकली इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, और कितना पैसा आया होगा, तो बेसिकली 50,000 रुपए आए होंगे। खैर, देन इसके बाद में क्या शेयर होल्डर को क्या देते हैं बदले में? डिविडेंड। क्या डिविडेंड क्वेश्चन में था? नहीं था। डिबेंचर होल्डर को बदले में क्या देते हैं? इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट क्वेश्चन में था? था। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहां पर ऐड किया था, बट ये नेचर वाइज तो आपका एक्सपेंस ही होता है, इसकी वजह से पैसा जाता ही है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो डेफिनेटली माइनस ही किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो हम कई बार कभी कभी करंट लायबिलिटी भी लेते हैं, लेकिन कब? जब करंट लायबिलिटी में क्या गिवन हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कभी कभी तो हम करंट लायबिलिटी भी लेते हैं जब करंट लायबिलिटी में क्या गिवन हो। बस बुझ गई बत्ती कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हाँ, अच्छे से याद हो गया ना तुम्हें ये लाइन कि मुझे तो आता नहीं है? हो गई अच्छे से याद? डेली रिवाइज करना बहुत बढ़िया से। हाँ, तो यही तो लाइन कि वैसे तो आता है लेकिन नहीं आता। ठीक है। खैर खैर, तो बेसिकली करंट लायबिलिटी में कौन सा आइटम होता है जो कभी कभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं हम? पता तो है ना लायको क्या है मतलब? चुप हो जाओ, रहन दो। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, सोच लो भाई, अचानक से मैं रैपिड फायर अचानक से क्वेश्चन कर देता हूं तो नहीं आता जवाब एकदम से, लेकिन थोड़ा शांति के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो तो आ जाए। हिंट? हाँ, हिंट ले लो, बिल्कुल हिंट ले लो। तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम उन आइटम को कंसीडर करते हैं जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। मेनली हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस शेयर्स होते हैं और लोन होते हैं, लेकिन कई बार करंट लायबिलिटी में भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हमें नजर आता है, तो उसको भी हम लेते हैं। क्या? डिबेंचर। डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म में ही आता है हमें। हाँ, करंट लोन, करंट लोन नहीं, शॉर्ट टर्म लोन बोलो तो या तो करंट लायबिलिटी में कई बार शॉर्ट टर्म लोन लिखा हुआ आ जाएगा वो, और सबसे ज्यादा फेमस जो बार बार बहुत क्वेश्चन में आता है तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी एक तरह का लोन ही होता है। तो करंट लायबिलिटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो या कोई शॉर्ट टर्म लोन हो तो वो भी हम कंसिडर करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैंने रिकॉल जरूर करा दिया, और याद रखिएगा अगली बार पूछूंगा तो तुरंत जवाब आना चाहिए। हाँ, ओडी है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा अच्छा, तो सोच रहे थे ओडी, बोल रहे थे आउटस्टैंडिंग। खैर चलो, हो जाता है ऐसे। तो इसी के साथ में हो गया जी हमारा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी। फाइनल आंसर बताएं इसका क्या होगा? 2,40,000। तो तीनों एक्टिविटी हमारी हो गई, हम लोग जानते हैं अच्छे से। उसके बाद में हमें क्या करना होता है? नेट फ्लो निकालते हैं हम लोग। नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, जहां नेट फ्लो निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे इंडिविजुअली आंसर आए हैं सभी को ही आपको टोटल कर देना होता है। ये रहा पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव, जोड़ दो पॉजिटिव पॉजिटिव को, कितना आया? चुप हो जाओ। तो 4,47,000, और ये रहा हमारा नेगेटिव, तो उसको एडजस्ट कर दो तो कितना आया? हाँ, ये तो 35 दिख ही रहा है। 4,47,000 में 4,35,000 एडजस्ट करना है हमें, तो कितना बचा? हाँ, 12,000। ये 18 कहाँ से आ रहा है? खैर, तो 7 और 5 12, 12,000। और 12,000 पॉजिटिव का है या नेगेटिव का? पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव वाली फिगर बड़ी थी। और इसके बाद की भी उम्मीद करता हूं बात याद होगी आप लोगों को कि क्या करना होता था हमें। उसके बाद में हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया करते थे, और एज ए रिजल्ट जो हमारा आंसर होता था वो इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस के। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? 33,000। तो डन, 33, और दोनों को ऐड करके यहाँ क्या आ रहा है? 45। और ये जो हमारा आंसर है ये होना चाहिए क्या? क्लोजिंग बैलेंस के बराबर। यस, हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस के बराबर, तो सब कुछ सही है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक बार फिर ग्राउंडेड रियलिटी यही है, जब आप पेपर के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो लिटरली काफी कम चांस है कि आपकी सीएफएस मैच हो, यानी लिटरली आखिरी में होता है, मतलब स्ट्रेस हो जाता है। यहां अपना आंसर निकाल कर यहां ऐड करते हैं, हमारा आंसर क्लोजिंग के इक्वल होना चाहिए, और जब यहां क्लोजिंग देखते हैं ये 45 क्यों नहीं है, मतलब कुछ और होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। बट उम्मीद करूंगा, ये तो आपको पता ही है कि कॉमर्स के अंदर जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट मैच नहीं होती,
जब सीएफएस बनाते हैं सीएफएस मैच नहीं होती, कारण क्या रहता है? अब अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो कारण कोई छोटा मोटा होगा। अब जैसे आमतौर पर आप सीएफएस बना रहे हैं, एक भी जगह आप गलती कर दें, इंटरेस्ट को वहां ऐड करना भूल गए, या इंटरेस्ट वहां ऐड कर दिया तो यहां माइनस करना भूल गए, यहां प्लस के बजाय एक आधी फिगर माइनस कर दी, यानी बीच में एक छोटी सी गलती और सीएफएस अनमैच हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये तो बहुत छोटी, यानी अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो छोटी बात है।